हेलो एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि उसमें आपके जो सी प्लस प्लस स्टेटमेंट है वो कैसे यूज़ होते हैं और उनका क्या मतलब होता है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सी प्लस प्लस जो है ये डेवलप किसने की थी, चार्ने स्ट्रोस्ट्रप। ये हमारे साइंटिस्ट का नाम है जिसने सी प्लस प्लस को डेवलप किया है। इसके बाद जो है सी प्लस प्लस है हमारी, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने इससे पिछले वीडियो में देखी थी। इसके बाद ये एक सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम है। अब इसके अंदर जो लाइंस लिखी हुई है इनका क्या क्या मतलब है ये हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले लिख रहा है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो हैश इंक्लूड ये हमारा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि हमारी ये जो आईओ स्ट्रीम ये हेडर फाइल है। तो इसको हमारे प्रोग्राम में मतलब इसकी फंक्शनलिटी को हमारे प्रोग्राम में एनेबल करता है। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल है ये। तो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटी है वो ये फ़ाइल हमारी जो प्रोग्राम है उसमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराती है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। तो इसीलिए हम इसको हमारी प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। तो ये जो हैश इंक्लूड इस तरह से इंक्लूड किया जाता है, इसे हैश इंक्लूड फिर आईओ स्ट्रीम। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है डबल स्लैश इंक्लूड हेडर फाइल, जो ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है यहाँ। तो ये है हमारा कमेंट। तो कमेंट के बारे में देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में कि कमेंट सी प्लस प्लस में कैसे किए जाते हैं और कितने टाइप के कमेंट होते हैं। तो देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा ये सिंगल लाइन कमेंट है। तो सिंगल लाइन कमेंट अगर आपको बनाना है तो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे और उसके बाद जो भी आप लाइन लिखेंगे वो हमारी कमेंट हो जाएगी। कमेंट्स हम क्यों डालते हैं, इसका बेनिफिट क्या है। कमेंट्स हम जैसे कोई बड़ा प्रोग्राम है और एक टीम उस पर काम कर रही है, तो ऐसा होता है कि मतलब एक पोर्शन किसी और के पास है, दूसरा पोर्शन किसी और के पास है। तो पहला पर्सन क्या कोडिंग कर रहा है वो दूसरे को समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जहाँ पर लॉजिक होता है वहाँ पर वो कमेंट डाल देते हैं कि जिससे दूसरे पर्सन को वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। तो ये यूज़ होता है हमारे कमेंट्स का। अब कमेंट्स होते हैं हमारे दो टाइप के, एक होते हैं सिंगल लाइन कमेंट और दूसरे मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन अगर कमेंट हमें बनाना है तो हमें यूज़ करना है डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 सिंगल लाइन कमेंट है मेरे। पहला कमेंट है दिस इज़ ए सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा है इंक्लूड हेडर फाइल और तीसरा है परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। तो डबल स्लैश जब भी आप लगाते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, तो जहाँ तक आपकी लाइन होती है वहाँ तक ये कमेंट कर देता है उसे, और नेक्स्ट लाइन पर जाते ही उसको ये कमेंट नहीं करेगा। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट बनाना है तो आपको इस तरह का सिंबल यूज़ करना है। पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, फिर स्टार, और फिर उसके बीच में जो भी कंटेंट आपको कमेंट करना है वो लिखना है। उसके बाद वापस स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। तो जैसे कि यहाँ पर नीचे दिख रहा है कि हमारे 2 कमेंट मैंने बना रखे हैं, ये मल्टी लाइन कमेंट है। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 लाइन में कमेंट आ रहा है, 2 लाइन में हमारा कंटेंट है और उसको हमने कमेंट कर रखा है। अब जब ये कमेंट होते हैं तो जब हम हमारा प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद जो कोड जनरेट होता है उसमें से ये कम्प्लीटली हट जाते हैं। ये जो मशीन कोड बनेगा ये उसमें नहीं आते हैं। कंपाइल करते ही ये हमारे जो जितने भी कमेंट्स होते हैं वो सब हट जाते हैं, जो मशीन कोड जनरेट होता है उसमें से। इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो जो भी हमारे आइडेंटिफायर होते हैं उनको स्कोप प्रोवाइड कराने का काम हमारा होता है ये नेम स्पेस का सी प्लस प्लस में। ये एक नया कंसेप्ट है जो कि सी प्लस प्लस में यूज़ किया जाता है। और जैसे कि हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं सी आउट और सी इन, इनका डिक्लेरेशन हमारा होता है आईओ स्ट्रीम फाइल में।
लेकिन इनको स्कोप प्रोवाइड कराता है ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, यूजिंग नेम स्पेस std। तो हम हमारी जो भी C++ की फ़ाइल बनाएंगे उस सब में ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस को इंक्लूड करेंगे। इसके बाद है हमारा ये एक प्रोग्राम है हमारा जो कि 2 नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर सी आउट और सी इन का यूज़ हो रहा है। तो सी आउट और सी इन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है आउटपुट ऑपरेटर सी आउट, इसको हम बोलते हैं कंसोल आउटपुट भी बोलते हैं, और इसको प्रोनाउंस किया जाता है सी आउट। इसके अंदर एक ऑपरेटर है जैसे कि आपको दिख रहा है ये लेफ़्ट शिफ्ट जो आप ऑपरेटर बोलते हैं जिसे, ये यहाँ पर काम करता है इंसर्शन ऑपरेटर या पुट टू ऑपरेटर का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है सी आउट और फिर इंसर्शन ऑपरेटर और फिर एक स्ट्रिंग लिखी हुई है। तो ये क्या करता है, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं एक मॉनिटर है, मतलब स्क्रीन है, एक कीबोर्ड है। तो यहाँ पर ये हमें C++ वेरिएबल या स्ट्रिंग, तो ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है इसके राइट साइड में आपकी स्ट्रिंग होगी या कोई वेरिएबल होगा जिसको आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है। तो आपने वो दे दिया यहाँ पर। अब इसके बाद जो ये इंसर्शन ऑपरेटर है, ये इंसर्शन ऑपरेटर जो है हमारा, ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा किसके पास, सी आउट ऑब्जेक्ट के पास। तो सी आउट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। तो जो भी आप यहाँ पर वेरिएबल देंगे या स्ट्रिंग देंगे तो ये उसको एज इट इज़ सी आउट क्या करेगा, स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो ये होता है हमारे कंसोल आउटपुट या सी आउट का काम। जो भी हम डिस्प्ले कराना होता है वो यहाँ पर हम सी आउट के थ्रू कराते हैं। जैसे कि हम सी में प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करते हैं, यहाँ पर फंक्शन नहीं यूज़ करना है हमें, यहाँ पर सी आउट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए हमें स्क्रीन पर आउटपुट शो करना है। इसके बाद है हमारा एक और ऑपरेटर होता है सी इन, ये है हमारा कंसोल इनपुट। जैसे कि हम सी में यूज़ करते हैं स्कैनफ यूज़र से इनपुट लेने के लिए, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंसोल इनपुट सी इन। और यहाँ पर हमारा ऑपरेटर यूज़ होता है एक्सट्रैक्शन या गेट फ्रॉम ऑपरेटर। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कीबोर्ड, तो यूज़र कीबोर्ड से इनपुट देगा और वो हम किसी वेरिएबल में रिसीव करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिख रहा है रेड में, सी इन फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और नंबर 1। तो यहाँ से ये कीबोर्ड से यूज़र ने इनपुट दिया, ये आया हमारा सी इन ऑब्जेक्ट में, और सी इन ऑब्जेक्ट से ये ट्रांसफ़र हुआ किसके थ्रू, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू, और ये चला गया किस में, नंबर 1 वेरिएबल में। तो यहाँ पर यूज़र ने वैल्यू दी 25, तो हमारा नंबर 1 जो वेरिएबल बना था उसके अंदर अब 25 स्टोर हो गया। तो इस तरह से ये सी आउट और सी इन काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम था वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले ये हमने हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, तो ये हमने हमारी इनपुट आउटपुट जो स्ट्रीम हेडर फाइल है इसको हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया, ताकि हमारे जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शनैलिटी है वो हमारे प्रोग्राम में इनेबल हो जाए। इसके बाद है हमारा यूजिंग नेम स्पेस std, तो ये हमने स्टैंडर्ड नेम स्पेस को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया। इसके बाद हमारा जो कि मेन फंक्शन होता है, ये मेन फंक्शन हो गया इंटीजर मेन। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हर फंक्शन का, सभी फंक्शंस का रिटर्न टाइप इंटीजर होता है। अगर आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट C++ में सभी फंक्शंस का रिटर्न टाइप इंटीजर होता है। जैसे कि यहाँ पर है इंटीजर मेन, तो ये मेन का जो रिटर्न टाइप है ये इंटीजर है। इसके बाद ये 2 लाइन लिखी है, फ्लोट नंबर 1 कोमा नंबर 2 सेमीकोलन, फिर फ्लोट सम और एवरेज। तो जैसे कि हमारा सी में वेरिएबल्स बनते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर भी वेरिएबल्स बनाएंगे। तो इससे होगा क्या, इन 2 लाइंस को एग्जीक्यूट होने के बाद आपके 4 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है राइट साइड में नंबर 1 नंबर 2 सम और एवरेज। इसके बाद जब ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी सी आउट, तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी राइट साइड पे लिखा हुआ होगा
अगर वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, अगर स्ट्रिंग है तो एज़ इट इज़ ये कंसोल पे प्रिंट कर देगा। तो सी आउट आपके डिस्प्ले करेगा, तो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा एंटर 2 नंबर्स। तो यहाँ आउटपुट में आप देख सकते हैं एंटर 2 नंबर्स, ये हमें मिला इस लाइन की वजह से। इसके बाद है सी इन नंबर 1। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंसोल से इनपुट ले रहे हैं, तो मतलब यूज़र अब नंबर इनपुट देगा। तो यहाँ पर कंसोल से यूज़र ने नंबर इनपुट दिया 25, तो ये किस में चला गया, नंबर 1 में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वेरिएबल बना हुआ है नंबर 1, इसके अंदर अब वैल्यू आ गई 25। इसी तरह से जब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा सी इन नंबर 2, तो हमारे नंबर 2 के अंदर जब वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा 27, तो यहाँ पर वैल्यू चली गई हमारी नंबर 2 के अंदर 27। इसके बाद सम इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब नंबर 1 में हमें पता है कि 25 आ गया, नंबर 2 में 27 आ गया। तो अब यहाँ पर हो रही है हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म। तो सम इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो सम जो वेरिएबल बना हुआ है इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी आपकी इन दोनों का एडिशन, यानी 52। इसके बाद वापस यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 2। तो हमारे एवरेज के अंदर भी वैल्यू आ जाएगी 26। तो इस तरह से हमारा ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो गया। अभी आपको आउटपुट में कुछ नहीं दिख रहा है इसका। अब आउटपुट में मुझे रिज़ल्ट शो करना है, तो वापस मुझे यूज़ करना है सी आउट। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया कंसोल आउटपुट के लिए। फिर ये हमारा है सम, और फिर यहाँ पर सम की वैल्यू। तो इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद आपको आउटपुट मिलेगा सम इक्वल टू 52। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है एवरेज इक्वल टू, फिर एवरेज की वैल्यू, एवरेज जो वेरिएबल है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एवरेज इक्वल टू 26.000, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लॉट वैल्यू ली है। इसके बाद हमारा ये है रिटर्न ज़ीरो। तो रिटर्न ज़ीरो हम करते हैं क्योंकि हमारे मेन फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंटीजर। और अगर हमारा प्रोग्राम का सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होता है तो हम करते हैं रिटर्न ज़ीरो। तो यहाँ से हमने रिटर्न ज़ीरो कर दिया, उसके बाद ये प्रोग्राम फिनिश हो गया। यहाँ पर मेन की क्लोजिंग हो गई। तो ये था हमारा प्रोग्राम किस तरह से वर्क कर रहा है, सी इन सी आउट किस तरह से काम कर रहे हैं, ये आपने देखा इसमें। इसके बाद है जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, ये प्रोग्राम में हमने सी इन नंबर 1, सी इन नंबर 2, ये हमने देखा था इस तरह से अलग अलग लाइन में लिखे हुए थे। तो यहाँ पर टॉपिक है कैस्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर। तो इनको हम एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। तो करना क्या है आपको, इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सी इन नंबर 1, फिर आपको वापस क्या करना है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाना है और नंबर 2। तो ये हमारा कैस्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर, ये कैस्केडिंग ऑफ इनपुट ऑपरेटर है। इसी तरह से हम आउटपुट के लिए भी करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप 2 लाइन में लिख रहे थे, पहले सी इन नंबर 1 सेमीकोलन, फिर सी इन नंबर 2 सेमीकोलन। तो आप इसको एक ही लाइन में मर्ज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस नंबर 1 के बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाना है और फिर दूसरा वेरिएबल देना है। तो ये एक ही लाइन में आ गया। इसी तरह से आप आउटपुट ऑपरेटर के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था लास्ट में सम और एवरेज ये प्रिंट हो रहे थे। तो यहाँ पर आपको एक ही लाइन में प्रिंट करने के लिए क्या करना है, इस तरह से आप कर सकते हैं, सी आउट सम इक्वल टू सम, फिर ये तो आपको ये पुट टू ऑपरेटर यूज़ करने हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग और वेरिएबल वो मिक्स नहीं हो जाएं। जैसे कि यहाँ पर मेरा जो सम इक्वल टू ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है, तो ये मेरा स्ट्रिंग है। इसके बाद जो नॉर्मल ये सम लिखा हुआ है ये मेरा वेरिएबल है। इसके बाद फिर डबल कोट्स में \n एवरेज इक्वल टू डबल कोट्स, तो ये मेरा वापस स्ट्रिंग है। और फिर यहाँ पर ये जो एवरेज लिखा हुआ है ये मेरा वेरिएबल है। तो आपको मिक्स नहीं कर देना है, मतलब ऐसा नहीं हो कि आप स्ट्रिंग और वेरिएबल को मिक्स कर दें। तो जहाँ भी स्ट्रिंग आ रहा है वहाँ तक आप एक इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद फिर वेरिएबल अगर प्रिंट कराना है तो दूसरा इंसर्शन ऑपरेटर। आप इस तरह से नहीं कर दें, जैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे दे रखा है रेड कलर में, सी आउट सम इक्वल टू डबल कोट्स में हो गया, ये स्ट्रिंग हो गई,
फिर ये सम जो है मेरा वेरिएबल है और यहाँ पर ये डबल कोट्स में मेरी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप वेरिएबल और स्ट्रिंग को मिक्स कर दिया, तो ये गलत है। आपको वेरिएबल को अलग रखना है और स्ट्रिंग को अलग रखना है, उन दोनों के बीच में आपको इंसर्शन ऑपरेटर लगाना है। तो ये था हमारा कैस्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर। फिर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। तो हमारे C++ प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले इंक्लूड फाइल्स। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, तो वो कहलाता है हमारा इंक्लूड फाइल्स। तो अगर हमें और भी हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है तो हम और भी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा क्लास डिक्लेरेशन। तो क्लास को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद उसके जो क्लास के फंक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा और उस डेटा पर वर्क करने वाले फंक्शंस। तो उस डेटा को हम बोलते हैं डेटा मेंबर और उन फंक्शंस को हम बोलते हैं मेंबर फंक्शन, क्योंकि वो क्लास के मेंबर होते हैं इसलिए हम उन्हें बोलते हैं मेंबर फंक्शन। तो क्लास के फंक्शन की फिर डेफिनेशन आएगी, यानी मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, और इसके बाद हमारा फाइनली होता है मेन फंक्शन। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा ओवरव्यू ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। हमने 2 एग्जांपल देखे, बेसिक और सी आउट ऑपरेटर और सी इन ऑपरेटर क्या टास्क करते हैं वो भी हमने देखा, और हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग क्या है। इसमें जो क्लास डिक्लेरेशन है अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आने वाले वीडियो में हम देखेंगे जब क्लास चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, तब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।